टॉपिक है आपका बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, बल आघूर्ण होता है टाउ, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। यानी कि जो बल आघूर्ण टाउ है और कोणीय त्वरण होता है अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं हम कोणीय त्वरण को, बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। दोनों में हमने संबंध आपको बताना है, संबंध निकालना है, यानी कि टाउ एंड अल्फा के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बल आघूर्ण तो पता ही है। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रही है तो उसमें एक बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, सपोज ये कोई अक्ष है, इसके परितः कोई वस्तु क्या कर रही है? ये घूम रही है। ठीक है, तो इसमें एक बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण, ठीक है, टाउ लगेगा और घूमती हुई वस्तु में बल आघूर्ण होता है। और इसके जो गुणन अक्ष है, इसको सपोज हम मान लेते हैं गुणन अक्ष, गुणन अक्ष एक पॉइंट ओ है। ठीक है, ओ मान लेते हैं इसको। अब ये पिंड पूरा पिंड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस पिंड में छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, m1 m2 m3 और mn, जितने भी मान सकते हैं हम। 3 मानेंगे तो 3 होंगे, n मानेंगे तो n। ठीक है, और उनकी गुणन अक्ष से दूरी कितनी है? ये सपोज गुणन अक्ष है, इससे दूरी हम मान सकते हैं r1 r2 r3 rn। ठीक है, तो ये गुणन अक्ष से दूरी होगी। तो इनका जो जब ये घूम रहा है कोई पिंड, ठीक है, ये पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तो इसका जो कोणीय त्वरण होगा वो नियत रहेगा। ठीक है, कोणीय त्वरण तो नियत रहेगा, लेकिन रेखीय त्वरण क्या रहेगा? अलग अलग होगा। ठीक है, रेखीय त्वरण अलग अलग होगा। माना हम एक कोई पिंड ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं, उसके लिए कोणीय त्वरण कितना हो जाएगा? रेखीय त्वरण कितना हो जाएगा? कोणीय त्वरण तो नियत है, तो रेखीय त्वरण कितना हो जाएगा? रेखीय त्वरण, और हमने रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन पढ़ा था। सपोज एक पिंड के लिए a1, ठीक है, a1 इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने? कोणीय त्वरण बराबर क्या पढ़ा था फॉर्मूला? बताओ बताओ कोई। कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? क्या? r क्रॉस अल्फा। ठीक है, यानी कि r क्या है? गुणन अक्ष से दूरी है, r क्रॉस अल्फा। ठीक है, अब r क्या लिखेंगे हम? r1 लिखेंगे। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है, ये रेखीय त्वरण है। रेखीय त्वरण सपोज एक पिंड का, एक कोई पिंड, एक मास, एक जो पार्टिकल है उसका m1 है द्रव्यमान, तो उसके लिए जो रेखीय त्वरण आ जाएगा a1 इक्वल्स टू r1 क्रॉस अल्फा। अब आपको पता है घूम रही है वस्तु, उस पर एक बल लगेगा, है ना? तो वस्तु जब घूम रही है तो उस पर लगने वाला, उस पिंड पर लगने वाला बल F बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल में हमने डिवाइड किया है ना उस पिंड को, तो एक जो द्रव्यमान था उसका द्रव्यमान, इसको सपोज F1 लिख देते हैं हम, एक द्रव्यमान पे लगने वाला बल। ठीक है, एक पार्टिकल पे F1 इक्वल्स टू m1 इंटू त्वरण कितना है? त्वरण समीकरण 1 से देखो कितना है त्वरण? यह है रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण a1। त्वरण जो है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है ना? तो a1 बराबर r1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पर बल हो गया, उस पिंड पर जो बल लगेगा F1 इक्वल्स टू m1 इंटू त्वरण कितना हो गया? a1। ठीक है, अब a1 की वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से a1 की वैल्यू रखने पर
तो ये आ जाएगा F1 जो बल है आपका वो भी वेक्टर क्वांटिटी है M1 इंटू R1 इंटू एल्फा। ये आपका एक पार्टिकल पर लगने वाला बल आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो दूसरे पार्टिकल पर लगने वाला बल ऐसे ही F2 आएगा, है ना, ऐसे ही F3 आएगा। उसमें पार्टिकल M2 उनकी गुणन से दूरी अलग अलग हो जाएंगी R2, ठीक है, लेकिन कोणीय त्वरण क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा, एल्फा ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये निकल गया बल। तो अब हम निकालते हैं पिंड पर लगने वाला आघूर्ण, ठीक है। जो बल आघूर्ण है वो कितना होता है, बल गुणा कितना होता है, गुणन अक्ष से दूरी, है ना, गुणन अक्ष से क्रिया रेखा तक की दूरी, लंबवत दूरी। ये मैंने बलागुण में बताया था, है ना, कि बलागुण किसे कहेंगे, बल गुणा गुणन अक्ष से क्रिया रेखा तक की दूरी को, यानी कि बलागुण बराबर बल है आपका। इस इक्वेशन को देखो, समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2 से बल का मान यहाँ पे रख देते हैं, M1 R1 एल्फा इंटू गुणन अक्ष से क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी, सिर्फ एक के लिए, एक F1 के लिए, ठीक है, तो वो भी R1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R1। तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर एल्फा। ये तो हो गई, इसको हम टाउ 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, है ना, बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। अब हम अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग आघूर्ण निकालते हैं। तो पहले पार्टिकल के लिए टाउ 1 आ जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही बाकी सारों के लिए भी क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। टाउ 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, M2 R2 स्क्वायर एल्फा एंड टाउ 3 इक्वल्स टू M3 R3 स्क्वायर एल्फा। ऐसे ही जितने भी आपके पार्टिकल, ठीक है, डॉट डॉट। तो टाउ 2 इतना आ गया, टाउ 3 इतना आ गया। अब हमें पूरे पिंड के लिए क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो पूरे पिंड के लिए, पूरे पिंड के लिए बल आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट जितने भी आपके पार्टिकल हैं उसमें, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 है हमारा M1 R1 स्क्वायर एल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर एल्फा प्लस डॉट डॉट MN RN स्क्वायर एल्फा। अब सब में अल्फा कॉमन है ना, तो अल्फा कॉमन है, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट MN RN स्क्वायर। अल्फा को तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, अभी प्रीवियस इससे पहले मैंने लेक्चर में बताया था कि M1 R1 स्क्वायर क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I इंटू एल्फा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ गया, I इंटू एल्फा, यानी कि टाउ क्या है, बल आघूर्ण बराबर I क्या है, जड़त्व आघूर्ण गुणा अल्फा क्या है, यहाँ लिख देते हैं कोणीय त्वरण। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में